कि मैं कर रहा हूँ। तो अब उस चक्कर में क्या हो रहा है, इसकी निगाह दूसरी दुकान पे तो है, वो अपनी दुकान लुटी जा रही है, वहाँ नौकर उसको खा गए, समझ में आया, नुकसानी का धंधा हो रहा है। तो मैंने उदाहरण बस इस रेफरेंस में दिया था कि हमारी संयोगों की संभाल पर तो दृष्टि है, ये देह की संभाल पर तो दृष्टि है, लेकिन जो मेरी दुकान है, जो मेरा सामान है ना, अपने सामान की रक्षा स्वयं करना। इस जीवन पथ रूपी यात्रा में अपने सामान की रक्षा हमें स्वयं करनी है। और अपना सामान क्या है? अपना परिणाम, अपना अभिप्राय, अपनी परिणति। समझ में? इस पे हमारी दृष्टि है ही नहीं, क्योंकि खबर ही नहीं है। ये कपड़ा गंदा हो गया, इसका तो ख्याल है भैया धो देना, देखो दाग लग गया, अभी तुरंत देखो, कभी दाग लग जाए ना तुरंत सबसे पहले क्या करेंगे? पानी से फटाफट। क्यों भाई? नहीं तो इतना गाढ़ा हो जाएगा, बाद में धुलेगा नहीं। तो जब अपने परिणाम बिगड़ते हैं तुरंत तभी की तभी सामायिक करनी चाहिए ना। सामायिक माने समता भाव का आश्रय लेना चाहिए, भेद विज्ञान, विचार, प्रतिक्रमण तुरंत करना चाहिए। और नहीं करें तो उसका संस्कार बड़ा गाढ़ा हो जाए, फिर मिटता नहीं है। इसलिए ज्यों अपराध हो तुरंत उससे भेद विज्ञान करके अपने दाग को छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा तो छूट जाएगा, और नहीं तो फिर उसका दाग आराम से छूटने वाला नहीं। ठीक है, बालक के उदाहरण पर बस यही है कि अपनी दुकान छोड़कर दूसरे की दुकान पे रखवाली कर रहा है, तो अपनी खबर नहीं। जैसे मैंने ऐसे लोग देखे, चौधरी टाइप के लोग होते हैं, पूरे दिन कुर्सी बाहर डाल के, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो। अब तो थोड़ा सिस्टम अलग हो गया ना, फ्लैट सिस्टम, तो अलाउ नहीं करता कोई। जड़ खरीद मकान होते थे, बैठक होती थी, चारपाई बाहर पड़ी है या कुर्सी बाहर पड़ी है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसकी लड़की किसके साथ भागने वाली है, किसका लड़का कहाँ से ले आया, नॉन जैन की ले आया कि ये ले आया वो ले आया, माने उन पे पूरे समाचार होते हैं कॉलोनी के। लेकिन उनके घर में लड़की भागने तैयार है, लड़का नॉन जैन लाने तैयार है, वहाँ उन्हें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि मुंह तो बाहर की तरफ है ना, कुर्सी का मुंह अंदर की तरफ करें तो थोड़ा अंदर का पता रहे कि अंदर क्या हो रहा है। तो ऐसे चौधरियों के घरों में ही बड़े बड़े कारनामे हो जाते हैं। तो ऐसे हम भी ऐसे चौधरी तो नहीं बन रहे कि मुख अपना बहिर्मुख है, अंदर में आग लगी है, समझ में? अंदर में भूखे मर रहे हैं, अंदर में परिणति मैली हो रही है, और बाहर संयोगों की धूल छाट रहे हैं। बाहर में तो ठंडक कर रहे हैं, अंदर में आग लगी पड़ी है कसायों की। और अंदर में शीतलता हो गई तो बाहर की तेप तपती धूप ये भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अंदर में आग लगी है तो 100 एसी एक साथ चला लें, लेकिन कोई ठंडक आने वाली, लेकिन इसकी हमें खबर नहीं है। तो अब क्या करना है कि खबर करनी है। अब तक गलत जगह की सुधली। अब मुझे समझ में आया कि अरे मेरा काम तो, जैसे कई बार होता है ना बच्चा कि करना था इंग्लिश के रजिस्टर में काम, कर दिया हिंदी के रजिस्टर में, तो अब क्या करना पड़ेगा? ये बढ़िया बता रही हूँ, उसके पेज फाड़ के उसमें चिपका दो। ये तो उदाहरण में चल जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि आज तक जो ध्यान पर संयोगों में लगा दिया वो तो खो गया, वेस्ट हो गया। अब क्या करना कि आगे से अब ये भूल नहीं हो, बस यही सुधार है, यही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण इसका नाम नहीं कि मैंने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, कान पकड़ लिए, तोबा तोबा कर ली, कि ये प्रतिज्ञा कि अब ये भूल हो गई सो हो गई, अब इतनी सावधानी रखूँगा कि भूल हो ना पाए। समझ में? आपके हाथ से मोबाइल छूट गया 1 लाख रुपए वाला, टूट गया, प्रतिक्रमण करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? अरे हम ही नहीं, एक 5 साल का बच्चा है वो भी प्रतिक्रमण करता है, मोबाइल गिरते ही रोना चालू हो जाता है उसका। हम और आप भले आंखों से ना रोएं, लेकिन अंदर से तो रोते ही हैं ना। अच्छा क्या रोते हैं? रोते नहीं हैं, पछतावा करते हैं कि मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, हाँ मैं दुष्ट अपराधी, गलती मेरी है। ऐसे कान में लगा के सुनूंगा स्कूटर चलाता हुआ तो गिरेगा नहीं तो क्या होगा। अब आज के बाद कभी भी ऐसे नहीं सुनूंगा। यही नाम प्रतिक्रमण है, यही तो प्रतिक्रमण है कि मैंने क्या क्या भूलें की और ये मेरा अपराध है, आज के बाद ऐसी भूल।
तो इन संयोगों के लिए तो हम प्रतिक्रमण करते हैं 1 मिनट में, हैं? अभी गंदी जगह बैठ जाए और कुर्ता गंदा हो जाए, तुरंत प्रतिक्रमण, पछतावा चलता है ना, अब ध्यान से बैठूंगा, झाड़ के बैठूंगा, ये नहीं वो नहीं। लेकिन अपनी परिणति निरंतर मैली हुई जा रही है, उसकी होश नहीं है, क्योंकि जहाँ दूसरे के शोरूम पे बैठा है वहीं मस्त हो रहा है। तो इसी को आचार्य देव ने दूसरी गाथा में कहा कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, अज्ञानी है। तो दूसरे की दुकान पे बैठा हुआ मस्त हो रहा है, ये अज्ञानी की हालत है। और ज्ञानी को समझ में आ गया, ओहो ये तो मेरी दुकान ही नहीं है, मेरी दुकान तो इतना समझ में आ गया, तो बहुत बड़ा काम हो गया, अब सब समझ जाएगा। प्रॉब्लम ये थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। तो आज एक ये बात आई कि अगर पर्याय अशुद्ध हुई तो वो कहीं बाहर से नहीं आई, वस्तु में ऐसा होने की योग्यता ना हो तो वो अशुद्ध परिणमन भी नहीं हो सकता। तो इस अपेक्षा द्रव्य भी अशुद्ध है, गुण भी अशुद्ध है, पर्याय भी अशुद्ध है। और जब शुद्ध हुई तो द्रव्य भी शुद्ध, गुण भी शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध। अगर आप चाहें तो आप नियम सार में भी खोज सकते हैं, नहीं तो मैं खोज के बता दूंगा, वहाँ आपको मिलेगा। आप कह रहे हो ना गुण तो कभी अशुद्ध होते ही नहीं, वहाँ लिखा है शुद्ध गुण। अच्छा चलो गुण मान भी लें, फिर गुणी, शुद्ध गुणी, इतना ही नहीं, अशुद्ध गुण, अशुद्ध गुणी। और गुण, देखो गुण आपको ऐसे नहीं मिलने वाला, गुण किसी ना किसी अवस्था में ही तो होगा। या तो वो रस गुण ढूंढना है आपने, बताओ कहाँ मिलेगा आपको रस गुण। आप ये कहो कि मीठा कड़वा तो पर्याय होती है, ठीक है, गुण तो शुद्ध है, भैया वो गुण ही तो मीठा या कड़वा होता है। अगर वो मीठा हुआ, वो रस गुण, उसमें मिठास रूप परिणमन हुआ, तो हम ये कहते हैं इसकी मीठी पर्याय, यानी वो मीठी अवस्था किसकी है, गुण की तो है। तो गुण ही तो मीठा हुआ, खट्टा हुआ, कड़वा हुआ, कषायला हुआ, चरपरा हुआ। और फिर हम कहें कि सिर्फ पर्याय मीठी है, गुण तो मीठा नहीं है, तो फिर कैसा है भैया? तो मीठा होगा या खट्टा होगा या कड़वा, कषायला, चरपरा होगा। अब आप कहोगे ये तो पर्याय है, गुण तो गुण है, तो फिर तो कैसा गुण है कि ना मीठा है ना कड़वा है? ऐसा कैसा रस है कि जो रसी जिसका कोई रस नहीं है? ऐसा थोड़ी ना रस होता है। तो अगर रस गुण है तो उसकी कोई ना कोई व्यक्तता तो होगी, उस व्यक्तता को ही पर्याय कहते हैं। पर्याय कोई अलग चीज़ नहीं है। देखो ये मूल सैद्धांतिक बातें हैं, इसलिए मैं इस पर जोर देता हूँ, क्योंकि अगर ये सैद्धांतिक बात समझ में नहीं आएगी तो फिर हालत सुधरने वाली नहीं है। और अगर एक बार जड़ मजबूत हो गई तो भले थोड़ा टाइम लगे, चींटी की चाल से भी चलें, लेकिन अगर सही दिशा में चलेंगे तो अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर दिशा का निर्धारण नहीं है तो कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, कभी भी मंजिल प्राप्त होने वाली नहीं है। आचार्यों का बड़ा उपकार है कि कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब कसर सिर्फ हमारी तरफ से है, मामला हमारे ऊपर पेंडिंग है बस। अब हमें अपनी पारी पूरी करनी है, उन्होंने कर दिया। समझ में आया ना? वो है ना कि हमने उन ग्रंथों को देखा ना भाला है, ऋषियों का ऋण ना उतारा, प्याला अमृत भरा है। तो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी कमी है कि हम उस अमृत को पी नहीं रहे हैं। अमृत सब तैयार है, सारा सच्चा साहित्य भरा हुआ है ना। तो थोड़ा स्वाधीनता लानी चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि हमें आदत डालनी चाहिए मूल ग्रंथों को पढ़ने की। नहीं समझ में आए तो विद्वानों की आज के टाइम में कमी नहीं है, इतने यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। आप किसी को भी मैसेज डालेंगे तो सबका रिप्लाई आपको मिलेगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो काल पका है, तो इस अवसर का फ़ायदा उठा लें। एक कोरोना काल का देखो दुष्प्रभाव तो है सो है, लेकिन आप ये देखो कितना इसका फ़ायदा हुआ कि इतने प्रवचन, इतने विद्वानों का लाभ कभी नहीं मिलता था। अब विरह नहीं पड़ रहा, अब तो आदमी सोचता है किसका सुनूं। समझ में आया? और जिसका जब चाहूँ तब सुनूं। 2 बजे आँख खुल जाए तो पंडित गोदा जी, पंडित ब्रह्मचारी रविंद्र जी, पंडित सुमत जी, जिसका सुनना चाहो, जब सुनना चाहो। अब बताओ किस बात की कमी है? तो भैया निमित्तों से कार्य नहीं होता। अनंत बार समो शरण में सुन सुन के आ गए, लेकिन आज तक
मैंने अपने उपादान को जागृत नहीं किया, इसलिए मामला पेंडिंग पड़ा है। तो आज भी अगर ये पेंडिंग है तो मेरी वजह से ही पेंडिंग है, निमित्तों की कोई कमी नहीं है। कोई कहे कि शास्त्र समझ में नहीं आते, तो भैया फैक्ट्री लगी हुई है विद्वानों की, आप एक फ़ोन करो वो 10 बार समझाएंगे, घर घर में विद्वान तैयार है। समझ में आया? तो हमारी आलस है, हमारा प्रमाद है। अब हमें सब छोड़ छाड़ के प्लानिंग करनी चाहिए कि अब कोई नई फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, अब कोई दुकान धंधा नहीं करना है ना, रिटायरमेंट की एज आ गई। अब हम एडमिशन लेंगे कहाँ, कि भले ही जयपुर ना जा पाएँ, अब हम समय सार का स्वाध्याय करेंगे टारगेट रख के कि भाई मुझे डेली एक गाथा पूरी एक ढंग से समझनी है। ठीक है, डेली एक गाथा भी करेंगे तो मोटा मोटी 1 साल में वो आपका ग्रंथ एक अच्छे से पूरा हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से लगना पड़ेगा। और फिर ज्ञानियों का समागम है ही, ठीक है ना, प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष, नहीं तो परोक्ष रूप से, क्योंकि उससे अपनी दिशा, हम सही दिशा पर हैं या नहीं, इसका आकलन करना भी जरूरी है। बच्चा पढ़ तो रहा है, लेकिन बीच बीच में यूनिट टेस्ट जरूरी है। ठीक है, तिमाही छमाही, कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो ये बच्चे कर रहे हैं, सही चल रहा है कि सब ऐसे ही हवा हवा में। तो अपनी परिणति को चेक करें फिर कि अपनी कुछ कसाए, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अभी भी वैसे ही आग है कि विषय भोगों की जैसी समय सार पढ़ने से पहले थी, और अगर है तो फिर और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। समझ में? ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ वैराग्य आदि सभी गुण साथ में होंगे। ठीक है ना? तो अब काल पका है तो उस काल का लाभ लें। ठीक है, कोई प्लान मत करना भैया जिसकी हो जाए काम पूरे, कि निमट गए, बच्चे बच्चे सब हो गए, 60 साल के हो गए, तो अब प्लान दूसरा रखना। क्योंकि अब देखो योग्यता उतनी नहीं है। नहीं तो लोगों का प्लान होता था कि भैया दीक्षा लेके वानप्रस्थ संन्यास लेंगे, कि चलो उतनी योग्यता नहीं है तो कम से कम इतनी तो है कि अब मैंने घर गृहस्थी से, इन चक्रों से निवृत्ति ले लेंगे। अनुमति पनुमति कोई अपने की ज़रूरत नहीं, ये बच्चे संभालें, जो लाना है लाएं, नहीं लाना नहीं लाएं, हम तो अपना अच्छे से धर्म ध्यान में लगे। अब भी नहीं लगेंगे तो कब लगेंगे? ठीक है ना, अभी तो बैठा जा रहा है, नहीं तो फिर अब वो दशा नज़दीक है कि जब लेटे लेटे ही बुलाना पड़ेगा घर पे किसी को। ठीक है ना? तो लाभ लें। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान।